मेरे हिसाब से ना सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा ही है फ़र्क है जैसे एक ड्रामा और स्टेज। आप जितने बड़े इंजीनियर हों, आप जितने बड़े सोशोलॉजिस्ट हों या जो मर्जी कह लें, आप जितने बड़े जोलॉजिस्ट हों, अगर आपके अंदर फ़नून लतीफ़ा के जर्म्स हैं तो अल्टीमेटली आप ऑन स्क्रीन आ ही जाएंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं ना, पैशन के साथ करें। एक दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चीज़ें निकलती थी, कोई वीडियोस पे आती थी, वो फिर जाती थी सोशल मीडिया पे। अब उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेक न्यूज़ तेज़ी से फैलती है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लाइफ इज़ ए राइड, इट नेवर एंड्स। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो कि मीडिया में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तो अब ज़रा थोड़ा सा वो हो गया, सोशल मीडिया भी जाहिर सी बात है साथ साथ है, ख़त्म नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जहन में रखें। मेरा क्योंकि मेरी जन्मभूमि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, मैं बहुत देर से और बाद में आया सोशल मीडिया पे, और अपने आप को अभी तक मैं सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं बना पाया, और उसके रीज़न्स हैं, उसके नॉर्म्स हैं। जब आपकी ट्रेनिंग ऐसे माहौल में हो जहाँ पर आपको नॉर्म्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया हो, ठीक है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया हो, आपको ये बताया गया हो कि जी आपके अगर आप कवरेज कर रहे हैं तो आपने ये जो यानी कि नॉर्म्स हैं इनको फॉलो करना है। हमारे भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, कैमरा इनके हाथ में है, तो शुरू में मुझे याद है कि जब कैमरा पर्सनस होते थे, बहुत से लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, हमने जब यानी कि जियो के ज़माने की कवरेज देखी है, जब धमाके बहुत ज़्यादा होते थे उस ज़माने में, और ख़ुद कुछ खासकर एक वक्त ये था, कैमरामैन की ट्रेनिंग ये नहीं थी, या उनको बहुत मतलब ऐसा नहीं कि सबकी नहीं थी, लेकिन आम तासुर ये था कि जाओ और जाके कैमरा ऑन करो और ज़मीन पे पड़े हुए लाशें, जो कुछ दिखाना है वो दिखा दो। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों की शायद जनरेशन ऐसा टीवी पे नहीं देख रही है। हम लोगों ने इवन जो कटे हुए सर थे ना, यानी कि जो दहशतगर्द के या जो भी बम्बार था, वो तक उसकी तस्वीरें तक चलाई हैं, वो उन्होंने अगर फ़र्ज़ करें जोड़ के सी के जोड़ा हुआ, और वो तस्वीरें तक चली, और अब उसका कोई तसव्वुर नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक न्यू बॉर्न बेबी था, ठीक है ना। यानी कि जियो ने क्योंकि ज़ाहिर है एक ट्रेंड सेट किया, एक नया अंदाज़ दिया, उसने अवामी अंदाज़ दिया, लोग जो हैं वो पसंद करते थे कि जी हमने अगर हमारी बात जियो पे चल गई तो इसका मतलब है हमारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस ज़माने में पैमरा नहीं था, लेकिन उस ज़माने में और मसाइल बहुत थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने कहा ना वो नया एक तजर्बा था, और नया तजर्बा जब होता है तो उसमें आपको मार्जिन मिल जाता है। तो वो मार्जिन मिला और उसकी वजह से अच्छाई भी हुई बहुत सारी, कुछ ज़ाहिर होती हैं मामला, हर आपको पता है ऊंच नीच हर जगह पर होती है। तो साथ साथ ये बड़ा अच्छा आपने किया कि आप इनपुट दे रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूँगा कि मेरी बजाय मैं तकरीर करूँ, आप लोग साथ साथ इनपुट देते रहें, कोई अगर आपके जहन में कोई बात आए, कोई सवाल आ जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अपना जो करियर है उसका आगाज़ किया, तो वो जो नॉर्म्स हमने फॉलो किए वो ज़िंदगी में अंदाज में रच बस गए, ठीक है। अब मुझसे अगर कोई ये कहे कि जी आप सोशल मीडिया पर जो नॉर्म्स हैं, क्योंकि उसके अलग नॉर्म्स हैं, बेसिकली तो वहाँ नॉर्म्स है ही नहीं, देखा जाए तो आपकी मर्ज़ी है, रखने हैं तो रखें, नहीं रखना तो आप कोई बात नहीं, आप जो मर्ज़ी करें। डकी भाई जैसे चैनल भी चल रहे हैं कि मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, मैंने एक दफ़ा सुना कि मैं देखूँ तो उस पर कॉन्टेंट है क्या, बड़ा चलता है। शुक्र है कि मैं अकेले में देख रहा था। वहाँ ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बातचीत जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम करें, और टेलीविज़न पे तो वैसे ही तसव्वुर नहीं कर सकते। चलो आम कोई आपका गली मोहल्ले का कोई दोस्त यार हो ना, उसमें तो फिर भी चल जाता है, आपने ऐसी गुफ्तगू कर ली, बट टीवी पे बैठ के दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं। अब तो खैर सोशल मीडिया पे भी उसका पैमाना सोशल मीडिया हो गया ना, कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ना सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा ही है फ़र्क है जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का फ़र्क है जैसे ड्रामा और स्टेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप जो करते हैं वो थोड़े से टाइम के बाद आपको पता चलता है, इसकी रेटिंग आती है, अच्छा जी इसने इतने लोगों ने देखा, ये हुआ, उसका एक रिस्पांस आता है। बट जो सोशल मीडिया है वो जस्ट लाइक अ स्टेज, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कोई बात कर रहा हूँ, आपका रिस्पांस आ रहा है। अगर आप रिस्पॉन्ड मतलब फ़ौरन कुछ आपको बुरी लगेगी बात, आप एकदम से मुँह बना लेंगे, आपको कोई बात अच्छी लगेगी आप एकदम से तालियाँ बजाएंगे कि हाँ जी ये तो ज़बरदस्त बात की है। तो ये फ़र्क है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का, कि वहाँ हम उसको समझने कहते हैं कि ड्रामा, वैसे ड्रामे बहुत होते हैं, हर जगह ही होते हैं, लेकिन ये कि जैसे ड्रामा में आपको थोड़ा देर से या फिल्म में आपको बाद में पता चलता है, यानी स्टेज की बात है, और स्टेज का आपको फ़ौरन पता चल जाता है, रिस्पॉन्स आपको फ़ौरन आता है। आपने इधर कोई वीडियो लगाई, इधर आपने कोई अपना क्लिप जो है वो अपलोड किया,
उधर उसके व्यूज़ आना शुरू हुए, आपने कहा हो गया जी काम, और वायरल हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले क्या बात है। ये एक ऐसी फील्ड है, ख़ासकर न्यूज़ एंकरिंग। आपको याद होगा कि जब शुरू में पीटीवी के न्यूज़ एंकर्स होते थे तो वो एक लतीफ़ा मशहूर था कि उनका कहीं रिश्ता गया तो वो लड़की वाले ने पूछा कि अच्छा अच्छा क्या करता है लड़का, उन्होंने कहा जी खबरें पढ़ता है। अच्छा अच्छा खबरें पढ़ता है, ठीक है ज़बरदस्त, अच्छा वो तो ठीक है, काम क्या करता है। तो ये कॉन्सेप्ट एक था, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जब सैटेलाइट टेलीविज़न आए और बड़ी तादाद में आए, ख़ासकर जैसे जियो आया, फिर ARY एक्सप्रेस, ये सारे के सारे, तो इन्होंने एक ऐसी धाक बिठाई कि बाकायदा फील्ड्स जो हैं वो यानी कि क्या कहते हैं उसको, जॉब्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में निकलना शुरू हो गई। यानी आप देखें कि सोशल मीडिया आया जी, तो सोशल मीडिया में आप ये देखें कि किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि जी इन्फ्लुएंसर भी कोई जॉब होगी। सोचें आप, यानी कि आपका कोई क्या कहेंगे उसको, ओहदा कहेंगे या क्या कहेंगे उसको, डेजिग्नेशन, कि जी आप क्या हैं, प्रोफेशन कह लें ज़्यादा बेहतर है कि बाय प्रोफेशन आप क्या हैं जी, इन्फ्लुएंसर। सोच सकता है कोई इन्फ्लुएंसर, मतलब कोई तसव्वुर था। आप उस इन्फ्लुएंसर से, सारे से नहीं, किसी एक दो से ज़रा रोकें और पूछें ज़रा दो चार बातें, तो कद्दू भी नहीं पता होगा कुछ। लेकिन हैं जी, क्यों, इसलिए कि फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स आ गए हैं। और मैं उनको ये भी नहीं कहता कि जी गलत है, वो ये फील आ जाएगी अच्छा जी ख़ुद तो इन्होंने, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, वहाँ पर उनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है तो ये हमसे जल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बात जलने की नहीं होती है। बात ये होती है कि आपने जब आपकी कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप एक हॉट सीट पे जाके बैठते हैं, जब हम लोगों को बिठाया गया था, मैं तकरीबन, मुझे याद है मैंने 1 महीना तो ट्रेनिंग की थी, ठीक है, 1 महीना मैंने जियो में रहते हुए ट्रेनिंग की थी बाकायदा। मेरे साथ प्रोड्यूसर्स थे, मेरे कॉलीग्स थे जो मुझे प्रैक्टिस कराते थे। गो कि मैं शायद अच्छी बहुत मुनासिब खबरें पढ़ रहा हूँगा, क्योंकि मेरा ऑडिशन में मुझे ही कहा गया था कि यार तुम तो बहुत दूसरों से बहुत अच्छे हो, तुम्हारी उर्दू बड़ी साफ़ है, उतार चढ़ाओ, अल्फाज का इस्तेमाल, ये सब कुछ अच्छा है, तो हम फिर क्यों ना यानी कि तुम्हें हम हायर करें। तो उन्होंने फिर हायर किया, और एक शर्त रखी थी कि जी HR में अपना जैसा बंदा दोगे तो फिर हायर करेंगे। तो मुझे उसमें टाइम लग गया था थोड़ा सा। खैर साथ साथ ट्रेनिंग होती रही, सब कुछ होता रहा। फिर मुझे 3 महीने मैंने स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ी जियो में रहते हुए एज ए स्पोर्ट्स एंकर। और उस वक्त हमारे याया हुसैनी थे, अशर जैदी साहब थे, और नाजिया अशर थी स्पोर्ट्स की, ये वो थे। उस वक्त एक हमारा जो एक काइंड ऑफ ए ड्रीम होता था वो ये कि जी हमने मेन ख़बरें दुबई से पढ़नी है जाके, क्योंकि लाइसेंस नहीं था पाकिस्तान से एयर करने का, तो उस वक्त दुबई से जो है वो हम ऑन एयर होते थे, यानी कि जियो TV का लाइसेंस दुबई से था। तो जैसे ही कोई वो समझते थे कि एंकर इस काबिल हो गया है, तो वो क्या करते थे कि उसको फिर दुबई भेज दिया करते थे। मुझे जब भेजा तो अक्सर ऐसा होता था कि क्योंकि वो 2 महीने का वीज़ा होता था, 2 से 3 महीने में वापस बुला लेते कि चलो जी काम हो गया। मैं जब गया उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैं वापस सिर्फ वीज़े के लिए आया, उसके बाद उन्होंने मुझे कभी वापस नहीं भेजा। उन्होंने कहा नहीं भाई जी ठीक है, ये इसको रखो। तो फील्ड मैंने कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अचानक भी, हम ये नहीं कह सकते आ गई है बाय चॉइस भी। चॉइस थी मेरे पास, क्योंकि मैं HR में काम कर रहा था, मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी लगी कि मैं यहाँ पर कर सकूँगा, और फिर मुझे वहाँ से खींचा गया। मैंने कहा ना कि आप जितने बड़े इंजीनियर हों, आप जितने बड़े सोशोलॉजिस्ट हों, या जो मर्ज़ी कह लें, आप जितने बड़े जोलॉजिस्ट हों, अगर आपके अंदर फ़नून लतीफ़ा के जर्म्स हैं तो अल्टीमेटली आप ऑन स्क्रीन आ ही जाएंगे, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक पे आएँ, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे आएँ, अल्टीमेटली आ जाएंगे। और अब तो आजकल तो हर बंदा एक सोशल मीडिया स्टार है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता आप में से सबके किसी न किसी के इंस्टाग्राम ज़ाहिर है अकाउंट्स होंगे, लोग आपको फॉलो करते होंगे, और आपका जो दिल चाहता है, जिस तरह भी चाहता है आप करें। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, पहले टैलेंट इतना नज़र नहीं आता था, अब आप सोशल मीडिया पे जाएं तो हर, आपको लगता है कि हर पाकिस्तानी में कमबख्त टैलेंट भरा हुआ है। ऐसा ही है ना, आप कुछ चीज़ें देखेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि चंद को छोड़ के, जिन्होंने माशरे में थोड़ा सा बिगाड़ पैदा किया, अदरवाइज़ ज़्यादातर ने तो अच्छा ही काम किया ना, बहुत सारे इश्यूज़ उजागर किए। कंसिस्टेंसी को आपने कैसे मेंटेन किया? किस चीज़ में, काम में या प्रोफेशन में? अच्छा, मैं समझा कि लुक्स में। प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। जो भी काम आप कर रहे हैं ना, पैशन के साथ करें, मेरा ये मानना है।
ज़बरदस्ती का काम अगर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे शायद ये पैशन था ना, मैं HR में भी काम कर रहा था, मैं कुछ अरसे इंग्लैंड में रहकर भी आया था, वहाँ से भी पढ़ के आया था, वो बिज़नेस मैनेजमेंट के मैंने कोर्सेज़ किए थे। इसके बावजूद अल्टीमेटली मैं इस फील्ड में आ गया। कंसिस्टेंसी अगर पैशन है काम में, आप रख सकेंगे, और उसके लिए हम तो ये कहते हैं कि ये जो हमारी फील्ड है, इसमें आप रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं या निकालते हैं उसमें से। अगर आप अब तो रोज़ से भी आगे बढ़ गए बल्कि, अभी तो अगर आपने 3-4 घंटे या 2 घंटे आपने सोशल मीडिया, ट्विटर, ये चीज़ें नहीं देखी, मुझे नहीं पता अभी पिछले 1-2 घंटे में, कि मैं तो गाड़ी चला के आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता पीछे क्या चेंजेस आ गई, क्या तब्दीली आ गई। अखबार तो जो पढ़ लिया, वो तो ख़त्म हो गई कहानी। अब सुबह की बात थी वो। अखबार कितने लोगों ने पढ़ा आज वैसे? ये तो रात की खबर है ना। ये हाँ, मज़े की बात ये है कि ये ख़बर एक आध अखबार ने, रोज़नामा दुनिया ने तो इसको लीड पे लगाया है, और डॉन ने भी, लेकिन जंग अखबार में ये लीड नहीं है। उन्होंने इलेक्शन वाली ख़बर को लगाया था। हाँ जी, अखबार मेरा ख़्याल है बहुत अब कम लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा हो गया है, और प्लस ये कि हमारे पास मिजाज ऐसा बन गया है कि जी बस ऐसे यूँ करते रहो फ़ोन को, तो ख़बर कोई ना कोई आपको टकरा जाएगी, अपने मतलब की होगी तो आप यकीन कर लेंगे, नहीं होगी तो झूठा। ये बड़ा मसला हो गया, वो फेक न्यूज़ वाला जो एलिमेंट है। हम अपनी मतलब की ख़बर खुद ही बना लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, बजाय ये कि हम उसको कंफर्म करें कि ये किस इदारे ने दी है, ये जिस एंकर ने या जिसने भी दी है, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है। बहुत से लोग तो बैठ के ऐसी लंबी, मैं बस क्या बोलूँ, बहुत सारे ऐसे हैं। हम क्या बात करें सर, जनाब। सर, आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा रिलायबल है या सोशल मीडिया? क्योंकि सोशल मीडिया पे व्यूज़ ज़्यादा है और लोग वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऑथेंटिसिटी किसकी ज़्यादा है और किसका काम ज़्यादा अच्छा जा रहा है? एक दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चीज़ें निकलती थी, कोई वीडियोस पे आती थी, वो फिर जाती थी सोशल मीडिया पे। अब उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। अब सोशल मीडिया से ख़बर निकलती है, बहुत सारी ऐसी ख़बरें, अब तो मेजॉरिटी ऐसा हो गया है, सोशल इश्यूज़ ख़ास कर ज़्यादा। अब जाहिर सी बात है कि देखें, जो कोर्ट रिपोर्टिंग है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑथेंटिक ज़राए से आती हैं, या ISPR की ख़बर आती है कोई, तो वो आपको टेलीविज़न चैनल से ही ऑथेंटिक मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है, और वहीं से फिर सोशल मीडिया भी जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी सोशल ख़बरें, बहुत से ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि सोशल मीडिया से उठाई जाती हैं, और फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेन ख़बर के तौर पे लिया जाता है, उस पर ट्रांसमिशंस भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो थोड़ा सा एक हमारा समझ लें कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस जो है ना, वो यहाँ पर हो गया है। जहाँ तक बात है ऑथेंटिसिटी की, इसमें आप ये नहीं कह सकते, बहुत से ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने गलत ख़बरें भी चलाई हैं, ठीक है, उसकी परसेंटेज शायद कम हो। सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेक न्यूज़ तेज़ी से फैलती है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ ये नहीं है कि जी आपने देखा आप उस पर, और सबसे बढ़कर कोई भी खबर आपके पास आए, चाहे व्हाट्सएप पे हो, कुछ हो, सबसे बड़ा मसला ये कि हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ये तो हदीस भी है कि आपने बग़ैर तस्दीक के ख़बर आगे नहीं बात करनी। तो ये हमारा काम है, बुनियादी ज़िम्मेदारी है। हम नॉर्मल अब हमारी ज़िंदगी में हो गया, कोई भी खबर आती है मतलब कि चलो भाई फॉरवर्ड करो, 10 लोगों को आगे, 20 लोगों को भेजो, सवाब दायरा हासिल करो, यही चक्कर हो गया ना। हम तो अपनी ज़िम्मेदारी हम पूरी नहीं करते। सर, मैंने ये पूछना था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कोई भी न्यूज़ होती है तो बहुत पीक की न्यूज़ होती है, बहुत पीक पे जाती है, मतलब हर चैनल पे वो न्यूज़ जो है फुल पीक ऑन चल रही है। आर्मी चीफ खिताब कर रहे होंगे तो आपके ख्याल में कोई नहीं काटेगा? नहीं सबको दिखाना पड़ेगा ना। आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है। जब अखबार था तो रात को एक टाइम होता था कि जी 3 बजे मैक्सिमम या 2 बजे तक वेट किया जाएगा कि जी लीड क्या लेनी है, कोई ब्रेकिंग, कोई ख़बर ऐसी जो लास्ट में आ जाए। अब ये देखिए ना, रात को जो खबर आई है 12 बजे के बाद ही आई है पेट्रोल की, लेकिन अखबारात की हेडिंग है, लीड है, तो उसका मतलब है कि संभाल के रखा जाता है कि हमने ये खबर लेनी है। उस पर एक कट ऑफ टाइम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविज़न के अंदर कट ऑफ टाइम बहुत कम रह गया है। मुझे याद है कि मेरे ख्याल जियो में ही था, तो CNN के एक एंकर थे जिनको डैनेटन तनाका, CNN मलेशिया या इंडोनेशिया के, उनको बुलाया था पाकिस्तान के, जी वो ट्रेनिंग देंगे। उसमें से 8-10 लोगों को जो सिलेक्ट किया था उसमें मैं भी था, और हम ट्रेनिंग कर रहे थे, आयशा बख्श भी थी उसमें। तो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने मुझे जनाब एक अपना पेपर जो रखा हुआ था सामने, उन्होंने बताया कि जी बहुत सारी ज़िंदगी में हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी हैं,
और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो हम जब देते हैं तो फिर हमारा ये प्रोसेस होता है, इस तरह हम करते हैं, इकट्ठे करते हैं। उन्होंने एक पेपर दिखाया जिसके ऊपर उन्होंने कुछ पॉइंटर्स हाथ से लिखे हुए थे और वो संभाल के रखा हुआ था। आई थिंक दैट वाज 9/11 था या कोई बड़ा इवेंट था, इंसिडेंट था, जिसका उन्होंने पूरे पॉइंटर्स रखे हुए थे संभाल के उस पेपर पे कि देखिए मैंने ये सब कुछ नोट किया था। फिर उसके बाद हम ऑन एयर गए थे तो उन्होंने बताया कि जी हमारा जो प्रोसीजर है उसमें यह है कि हम 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए। तो उन्होंने कहा जी आप लोग कितनी देर में रेडी होते हैं? मैंने कहा 10 सेकंड में। वो एकदम से चौंके, कह रहे क्या मतलब है 10 सेकंड, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैंने कहा वेलकम टू पाकिस्तान। मैंने कहा यहाँ पर एक चैनल ने नहीं दिया दूसरा चैनल दे देगा तो वो ऐसी की तैसी कर देंगे कि अरे लेट हो गए आप, आपने खबर नहीं दी। सबसे पहले की दौड़ हमारे यहाँ, हालांकि वो अपने हिसाब से सही बता रहे थे कि जी आपने 10 मिनट लेने हैं, प्रिपरेशन करनी है, आपके पास पॉइंटर्स होने चाहिए, आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ होनी चाहिए, कन्फर्मेशंस होनी चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज से कन्फर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास फीड अगर आ रही है उसके विजुअल्स आ रहे हैं तो उन विजुअल्स को चेक करके बाज़ औक़ात यू नेवर नो आपको एडिट भी करना पड़ सकते हैं बहुत सारे विजुअल्स। क्यों, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग CNN BBC वगैरह या दूसरे चैनल्स इंटरनेशनल देखते हैं उसमें आप देखें कि बहुत सारी रिपोर्ट चलने से पहले वो कहते हैं कि जी इसमें कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो कि ग्राफिक हो सकते हैं या फिर ये कि उसमें जो यानी कंटेंट है ऐसा वो किसी के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। ये डिस्क्लेमर चलाया जाता है, ये उन माशरों की नॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि जनाब जो मर्ज़ी चला दो ऐसी की तैसी, किसी की परवाह नहीं है कि बच्चा बैठा हुआ है क्या बैठा हुआ है। अब थोड़ा एहतियात करना शुरू हो गए, कुछ खबरें ऐसी चलाते हैं जब अक्सर जो ख़ासकर जो रेप विक्टिम्स या इस तरह की खबरें आती हैं तो उसमें PG-13 PG-18 कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाता है। इवन शोज़ के अंदर भी मैंने ये बात नोट की है। तो ये एक रीज़न है, ये एक रीज़न। ऐसा नहीं है आपके पास बैकलॉट इतनी ज़्यादा होती है, आपके पास ख़बरें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हर आवर के अंदर और हर हाफ एन आवर के अंदर आपके पास ख़बरों का एक अजदहाम होता है, पीछे से इतनी आ रही होती है कि आपके पास टाइम नहीं होता कि आपने ये रखनी। हाँ, जिस खबर को वैल्यू दी जा रही होती है डिपेंड करता है कि उसको चलाने के लिए आपके पास मटीरियल कितना है, ठीक है ना। अगर कोई विजुअल्स ही नहीं है उस खबर के, कुछ नहीं, तो आप चलाएंगे क्या? सर करंटली मैं मॉर्निंग शो जागो लाहौर का एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ और बैक एंड पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ क्योंकि बैक एंड पे काम करना इतना वैल्यूएबल नहीं है ज़्यादा देर तक। इसका ऑब्वियसली इसका बेनिफिट तो है, लेकिन ऑन कैमरा आना ज़्यादा मुफीद रहेगा मेरे लिए। तो मैं ऑन कैमरा आना चाह रहा हूँ और मेरा आपसे सवाल ये है कि एक अच्छा न्यूज़ प्रोग्रामर बनने के लिए कौन सी राह अपनानी चाहिए? न्यूज़ एंकर जी, न्यूज़ एंकर। अच्छा ठीक है शाहान, देखिए एक तो ये कि आप किसी भी अपने काम से ना डिसहार्ट नहीं हो। ये मत सोचें कि जी मैं जो हूँ वो बिहाइंड द कैमरा काम कर रहा हूँ, ऑफ कैमरा काम कर रहा हूँ तो मेरा काम नहीं माना जाएगा। आप मुझे एक बात बता दें कि दुनिया के जो बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स हैं वो क्या कैमरे पे आते हैं? वो ख़ुद तो हीरो नहीं आते, लेकिन लोग उनके पीछे भागते हैं हाथ जोड़ के, यार ये किसी तरह हमें अपनी मूवी में कास्ट कर ले। तो आप यही क्यों सोच रहे हैं कि मैं न्यूज़ प्रोड्यूसर ही रहूँगा ज़िंदगी भर? आप हो सकता है आगे चल के फिल्म डायरेक्टर बने, फिल्म प्रोड्यूसर बने। आप जो काम सीख रहे हैं वो बहुत वैल्यूएबल काम है, ठीक है। बहुत सारे एंकर्स जो हैं वो पहले या तो रिपोर्टर थे या प्रोड्यूसर्स भी रहे हैं। इवन CNN के भी यानी कि एंकर्स जो हैं, एंडरसन कूपर 360 जो उनका एक शो आता है, कूपर 360 या पता नहीं ऐसे ही नाम है उसका, CNN पे, ही वॉज ए प्रोड्यूसर। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। एक तो ये कि अपने काम से ये नहीं सोचना कि जी मुझे इसमें वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं आपको अपने काम की भी वैल्यू लाजमी मिलेगी। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वही आगे जाके कंट्रोलर और कंट्रोलर के बाद यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स और फिर न्यूज़ डायरेक्टर्स या प्रोग्राम डायरेक्टर्स बनते हैं। मैं तो जी 20 साल से एंकर ही हूँ। मुझे बता देना कि मैं कौन सा वो बनाऊँ। मेरा डेजिग्नेशन है प्रोड्यूसर का या सीनियर प्रोड्यूसर का डेजिग्नेशन है, मेरी चलती है, मेरी बात भी मानी जाती है, मैं जो कहता हूँ वो सब कुछ हो जाता है। बट डेजिग्नेशन वाइज एक फ़र्क पड़ता है। मैं किसी चैनल का न्यूज़ डायरेक्टर तो नहीं रहा ना, आप कल को किसी चैनल के न्यूज़ डायरेक्टर होंगे। डायरेक्शन आपकी सही है, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी है जी। अच्छा, आपने जितने बड़े सियासतदानों के इंटरव्यू लिए हैं, क्या वो वैसे होते हैं जैसे वो प्रिटेंड करते हैं ऑन टेलीविज़न? और क्या ये सच है कि साइड से एंकर को पर्चियाँ आ रही होती हैं कि ये सवाल पूछने हैं आपने, या प्रेशर होता है? तो क्या आप मुझे बताएं, क्या आप आज़ाद हैं और क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो आपने अब तक किए हैं इनके साथ इंटरव्यूज़? एंड क्या आप आज़ाद थे? अल्हम्दुलिल्लाह।
जितना काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ। और अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी ने ये कहा हो, और अगर कोई कर भी लेगा तो मुझे इतना पता है कि मैंने नहीं करना, मैंने वही करनी है जो फिर मैं सोच के जाऊँगा। ऐसा होता है। आपका नाम? मलाइका। ऐसा होता है। छोटी सी एग्जांपल देते हुए, 2008 में मैं यूएस इलेक्शंस कवर करने गया था, जियो ने मुझे भेजा था कैलिफोर्निया, और साइड लाइन्स पे आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, सिर्फ इलेक्शंस नहीं, आपको इंटरव्यूज़ भी करने होते हैं। तो मुझे याद है कि LAPD, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के जो उस वक्त चीफ थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, मुझे इत्तफाक से वो शेरिफ वहाँ पे कहलाते हैं, वो शेरिफ, उनका इंटरव्यू करने का मौका मिल गया क्योंकि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से बहुत करीब थे। और उन दिनों 9/11 के बाद से वो जो एक गैप था उसको ख़त्म करने में पाकिस्तानी कम्युनिटी और वो जो शेरिफ थे उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मुझे मौका मिला तो मुझे कहा कि आप करना है। मैंने कहा वाई नॉट, मैं बिल्कुल करता हूँ इंटरव्यू। वॉरन करके कुछ नाम था उनका, वॉरन, गूगल कर लीजिएगा, LAPD लिख के वॉरन। अच्छा मैं जब जाने लगा तो मुझे वहाँ जाने से पहले, मैं बैठा हूँ ना जाके, तो जो उनके असिस्टेंट थे वो आए मेरे पास और उन्होंने आके कहा कि जी डू यू हैव अ लाइन ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू गोना आस्क। मैंने कहा या सम आई हैव गॉट सम आइडियाज़। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि आपने क्या क्या पूछना है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुझे ये कहें कि आपने ये पूछना है और ये नहीं पूछना है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फ़र्ज़ करें मैं सवाल तो कर लूँ और उनके पास कोई जवाब ना हो, तो या तो वो कहेंगे कि आई हैव नो आइडिया, तो हो सकता है कि इससे वो लोगों में उनकी साख मुतासिर हो, या वो उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। हो सकता है मैं उनसे फैक्ट्स एंड फिगर्स मांग लेता, मैं कहता जी आपने पिछले 1 साल में जो है वो कितने क्राइम को जो है कितने % कम किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में। हाँ बाय द वे मैंने टोनी ब्लेयर का भी एक छोटा सा इंटरव्यू किया है। मुझे तो किसी ने नहीं कहा था कि आपने ये पूछना है या आपने नहीं पूछना है, ठीक है, या टोनी ब्लेयर के कोई बंदा नहीं, उसने कुछ नहीं, जो भी बात करनी है ठीक है आप करें। 2-3 क्वेश्चन। हाँ अब आए पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में मैं सच्ची बात बताता हूँ, अभी तक क्योंकि बहुत से जाहिर सी बात है कि लोगों से वास्ता पड़ता है, हमारा वास्ता ज़्यादातर क्योंकि मैं न्यूज़ में हूँ ना। अगर मैं रेगुलरली प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, प्रोग्राम्स में, अब मैं मिसाल दे देता हूँ, रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया के लिए अपने लंदन में था तो वहाँ मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब का इंटरव्यू किया। किसी ने मुझसे ये नहीं कहा आपने ये पूछना है और ये नहीं पूछना, बल्कि मैंने इंटरव्यू से पहले ये बात अल्ताफ़ हुसैन को बावर कराई। मैंने कहा अल्ताफ़ भाई मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे हो सकता है सख्त भी कर लूँ, तो काइंडली बेयर विद मी। तो उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, ठीक है आप करें, बिल्कुल करें। तो ये आपके ऊपर है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है। तो ये मिक्स एंड मैच है, होता भी है ऐसा। मेरा ख्याल है तलत हुसैन साहब एक इंटरव्यू कर रहे थे, मुझे याद नहीं किसका कर रहे थे, शायद नवाज शरीफ साहब का था आई गेस। तो पीछे बैठे हुए थे गालिबन एहसन इकबाल साहब, तो वो हर थोड़ी देर बाद ना लुकमा दे रहे थे, ठीक है। हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ हर जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा स्पीकर भी हो, और ख़ासकर फिल बदी बोलने वाला। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पीडीएम गवर्नमेंट से पहले महंगाई होती थी लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स किया जाता था, तो अभी उससे भी ज़्यादा है। तो क्या ये गवर्नमेंट या कोई प्रेशर है कि मीडिया वाले बोलते नहीं इसके ऊपर? नहीं, किसने कहा? मैंने अपने पिछले व्लॉग में इतनी ऐसी की तैसी की, मैंने टीवी पे परसों प्रोग्राम में बैठ के कहा, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने कोई तीर नहीं मारा कि वो अपनी कैंपेन तक चला सकें। वो मुंतज़िर हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो कैंपेन चलेगी, फेस वो हैं पार्टी का। तो मैंने चैनल पे बैठ के की ये बात। लेकिन उस दौर में ज़्यादा था, मीडिया वाले हर चैनल पे लगे हुए थे कि ये हो गया वो हो गया। आप वो चैनल ज़्यादा देखते होंगे जिस पे खबरें चलती होंगी, है ना, वो देखे जाते हैं, वो ज़्यादा देखे जाते हैं जिस पे खबरें चलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पिछले 9 मई से पीछे जो है अगर आप चले जाएँ तो ARY पे ऐसी खबरें बहुत चलती थी। तो आप क्या समझते हैं अभी हालात अच्छे होंगे या क्या? यार टू बी ऑनेस्ट अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो ये नहीं पता कि इलेक्शंस कब होंगे। मेरा सवाल ये है कि सर जो मीडिया होती है उनका मेन काम ये भी होता है मीडिया? सर मीडिया जो होती है जी। उनका सर काम होता है कि मजलूम जो भी तबका है उनकी आवाज़ उठाए। सर मीडिया मजलूम की जगह अगर हम देख लें कि अगर वो हरीम शाह कोई भी ट्वीट करती है वो मीडिया सुनाता है। सर मैं थरपारकर से हूँ, थरपारकर में इतनी गुर्बत है, उसके अलावा जो बेचारी माएँ हैं वो अस्पतालों पे अपने बच्चों को गेटों पे जन्म देती है, वो नहीं दिखाती है। सर एक क्वेश्चन ये है कि मीडिया को दिखाना चाहिए। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है
कि लास्ट बार शामी साहब भी आए थे, मुजीबुर रहमान, उनसे भी मैंने क्वेश्चन किया था कि मैंने सर जो दोहा ज़हरा का जो केस था उसको मीडिया ने जिस तरह हाईलाइट किया, सिंध गवर्नमेंट ने भी उस पर मेरे ख्याल से 3 मिलियन रुपीस खर्च किए। सर अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो अक़लियती बिरादरी जैसे हिंदू बिरादरी है, उनकी सर पर ईयर के अंदर जो है 500 हिंदू माइनर गर्ल को जो कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनकी मैरिज की जाती है। आज दिन तक सर एक भी उस बच्ची का जो है ना न्यूज़ किसी भी न्यूज़ ने नहीं चलाया। दुआ ज़हरा पाकिस्तान की बेटी है तो वो भी पाकिस्तान की बेटियां हैं, 500 जो दूसरी हैं वो भी पाकिस्तान की बेटियां हैं, मगर उसने ना ही गवर्नमेंट उस पर काम करती है ना ही मीडिया हाईलाइट करती है। कम से कम मीडिया का ये तो रोल है ना कि आप हाईलाइट करें। सर इंडिया के अंदर आप देख लें वो वहाँ पे जब मुस्लिम के साथ जो होती है बच्चियों के साथ वो दिखाते हैं न्यूज़ पे, पाकिस्तान में सर क्यों ऐसा नहीं दिखाया जाता है? अच्छा, ऐसा आपका नाम? खेत कुमार सर। खेत कुमार, यकीन जाने कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। थरपारकर में ही गालिबन या जहाँ पर बच्चों की मेल न्यूट्रिशन का बड़ा मसला था आज से कई साल पहले, शायद हर साल ही होता है लेकिन मैं उस वक्त शायद दुनिया टीवी में था, हर हेडलाइन में वो खबर होती थी, हर हेडलाइन में कि जी इतने बच्चे मर गए वहाँ से भूख से। ऐसा नहीं है, अगर आप ये कहेंगे मैं उसको सीधा निगेट करूँगा क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में रहा हूँ ना, मुझे पता है, मैं तो रात को खबर क्या पढ़ के आया हूँ ये भी मुझे पता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाया जाता, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर उनको इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया भी जाता है मुख्तलिफ शोज़ के ज़रिए, शायद उसकी ड्यूरेशन में भी उस तरह से ना हो, कम हो। अब आजकल आपको पता है सिंध गवर्नमेंट बज़ाहिर तो बहुत पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स उनके आ रहे हैं, हमें भी आते रहते हैं कि जी आप इस प्रोजेक्ट, जो अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगता है आप यकीन जाने कि मैं उसको प्रमोट करता हूँ। क्यों? इसलिए कि अगर आवाम की भलाई के लिए कोई प्रोजेक्ट है तो अच्छी बात है ना, आप प्रमोट करें उसको। सर अगर वो सखर में जाके कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर गुर्दों का इलाज हो सकता है, ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो ये तो एक स्टेप तो है ना टूवर्ड्स। बात ये है कि मैं मानता हूँ बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि जिसको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता या नहीं कर पाते जिस तरह से शायद करना चाहिए, और उसकी कुछ और भी रीज़न्स होते हैं। व्यूअरशिप एक बड़ा मसला है। इवन यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी आपने देखा है कि सर्टेन टॉपिक्स, इश्यूज़, ऐसी चीज़ें होंगी जिसको एकदम हाइप मिलती है, वायरल हो जाती हैं और व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप इकॉनमी की बात करें बैठ के, वहाँ पर आप बताएं डॉलर इतना हो गया, ये हो गया, इसके लिए कोई नहीं देखेगा, सब बोरिंग। तो वहाँ पर भी अगर आप रखेंगे ना कि रहीम शाह के पास कौन सी तस्वीरें हैं जो वो लीक करना चाहती है, तो सब देखेंगे जाके। ये हम सभी हम आप ही हैं ना जो जा जाके देखते हैं, रातों को बैठ के इंस्टाग्राम की रील्स चेक कर रहे होते हैं, वो व्यूज़ हमारी वजह से ही तो आ रहे होते हैं। हम देखते हैं तो बेसिकली आते हैं ना, हमारे अलावा कोई ये तो नहीं कि बॉट्स बैठे हुए हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि उन्होंने बात की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उसके ऊपर सेंसरशिप लगी जैसे आपने बता दिया, तो उसके बाद सर आपने बात की सोशल मीडिया की, जैसे आपने बात किया डकी भाई की, उसका जो कंटेंट है उस तरह का। इसके अलावा सर हमारे पास कैरी मिनाटी है, अभी मशहूर भी हुआ था कि ताबिश हाशमी के ऊपर भी वो डुअल मीनिंग की जो है उसके ऊपर लगा एप्लीकेशन हुई है ना, किसकी? ताबिश हाशमी की जो शो है हसना मन है, तो वहाँ पे डुअल मीनिंग के जो जॉक्स होते हैं उस हवाले से। तो सर आपको क्या लगता है जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर की सेंसरशिप का क्या आपको पॉइंट ऑफ व्यू कि कंटेंट जो है डिस्क्लेमर शो करने के बाद आप अपना डाल सकते कि नहीं डाल सकते? पहला सर क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि मैंने डॉन न्यूज़ पढ़ी थी 11 अगस्त की ना, तो उसमें बता रहे थे कि जो 11 अगस्त है वो माइनॉरिटी डे एज अ कंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें जो सर प्रेसिडेंट थे हमारे आरिफ अलवी साहब, वो केक काट रहे थे, लेकिन उसी के सामने जो माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं को ये राइट नहीं है कि वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकें पाकिस्तान सही के। बात है। तो ये एक तरह का आर्टिकल 25 है मेरे ख्याल है शायद गालिबन, मुझे एग्जैक्टली इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट है कि सही है गलत है और पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इंडिया में देखिए तो वो सेकुलर, वहाँ पे मुस्लिम्स को भी राइट है। एग्जैक्टली आप देखें वहाँ पर अबुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे ना अभी, ठीक है, अभी उन्होंने जो प्रेसिडेंट बनाई है द्रुपति, पता नहीं क्या नाम है उनका, मुर्मू, वो कबायली एक उनके मतलब यानी कि इलाके से हैं और बहुत ही माइनर, लेकिन उनके साथ भी ऐसा नहीं है, उनके साथ भी बड़ा बुरा सलूक हुआ। वो किसी जगह पर गई थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कहीं किसी शायद मंदिर में या कहीं पे, और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था। दलित से, एग्जैक्टली दलित से हैं, इस वजह से। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे भाई सिर्फ यहीं पर है, ये इस खित्ते का शायद मेरे ख्याल में मसला है। और सर फर्स्ट क्वेश्चन की जो सोशल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप हो या उसका जो कंटेंट है, जैसे आपने बताया डकी भाई, कैरी मिनाटी, मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। इसमें आपको ना सेल्फ सेंसरशिप करनी होगी, दैट्स इट।
खुद आपने अपने बच्चों के ऊपर पेरेंटल कंट्रोल या गाइडेंस करनी होगी। सर वो इंडिपेंडेंट एक मीडिया मीन्स बिल्कुल एग्जैक्टली फ़िलहाल अभी तक। अब उसको वो दायरे में लेकर आ जाएं किसी तरीके से, वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो दायरे में लाएंगे तो उससे वो अपना ही नुकसान करेंगे और पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। क्यों? इसलिए कि अभी हम डॉलर वहाँ से कमा रहे हैं आने दो ना, डॉलर आ रहे हैं यहाँ, तो ये सोच है ना कि डॉलर आ रहे हैं भाई ठीक है जी, कमाए जाओ कमाए जाओ। आप देखिए, मुझे नहीं पसंद ना डक्की भाई, मैंने एक दफ़ा सिर्फ कंटेंट देखने के लिए गया, मैंने नहीं देखा, बट इट डजंट मीन कि किसी और अगर कोई देख रहा है तो देखता रहे, मुझे इससे क्या। ठीक है, आप माशरा फिर उसके बाद भुगते। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें माशरे में बिगाड़ लोगों की स्पीचेस से भी पैदा हुआ है, ऐसा नहीं होता। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं, ये माशरे में एक बिगाड़ पैदा हुआ है। शायद इसकी वजह फ्रस्ट्रेशन भी थी, ऐसा ही है, फ्रस्ट्रेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा थी। फिर आप ये नहीं देखते कि सामने कौन है, आप कहते हो बस ठीक है जी, ऐसी की तैसी, बस लगाओ इसके ख़िलाफ़ नारे। तो सोशल मीडिया कंट्रोल करना मुश्किल काम है मेरे हिसाब से, बहुत मुश्किल है। ये सेल्फ सेंसरशिप इसमें जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट्स कुछ सोच लें उस पर जो है वो कुछ ऑर्डिनेंस भी आया था और उसमें भी काफ़ी कर रहे होते हैं, मतलब ट्राई कर नहीं सकते ना, कहाँ तक करेंगे, सवाल ये है। किस आप यानी कि चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बात ये है। आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इतना टाइम हो गया, मैं आपसे सिर्फ कहूँगी कि लाइफ को एक सेंटेंस में बयान करना पड़े तो व्हाट इज़ लाइफ? हाय, व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ ए राइड, राइड, इट नेवर एंड्स। उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, ठीक है, हाइट्स भी आएंगी, ढलवान भी आएगी, और आपने चलते रहना है। बस में दुनिया का ये अफसाना कुछ अफसाना भी है, हम अभी आए अभी बैठे अभी जाना भी है, ठीक है।